आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है? सचिन, आवाज आ रही है? चलिए 5 मिनट देख लेते हैं, 4-5 मिनट। अगर और भी बच्चे आ रहे हो तो आ जाएं, उसके बाद शुरू कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको बोलते हैं हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी। इसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा आवेश के बारे में। आवेश यानी कि चार्ज के बारे में। किसके बारे में जानना पड़ेगा? आवेश के बारे में। आवेश यानी चार्ज के बारे में। तो आवेश क्या होता है? आवेश क्या है? किसी पदार्थ या वस्तु का वह मूल गुण जो वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करता है या उनका या उनका अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है पदार्थ का मूल गुण जो वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभावों को उत्पन्न करे या क्या करे, उनका अनुभव करे, तो वो क्या कहलाएगा? आवेश कहलाएगा। इसके बाद क्या है? आवेश से संबंधित कुछ तथ्य। आवेश से संबंधित कुछ तथ्य। तो नंबर 1 में एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। पानी है नहीं? एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने बताया कि आवेश
दो प्रकार का आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक धनावेश और नंबर दो ऋणावेश। धनावेश और नंबर दो ऋणावेश। फिर उन्होंने बताया नंबर दो पर कि समान प्रकृति के आवेश समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर नंबर तीन पर बताया कि सामान्यतः सभी वस्तुएं वैद्युत उदासीन होती हैं। क्या होती हैं सभी वस्तुएं? वैद्युत उदासीन। अर्थात इनमें धनावेश धनावेश का मतलब प्रोटॉन व ऋणावेश की मात्रा ऋणावेश का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन समान होती है समान होती है। फिर बताया नंबर चार पे कि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनावेशित हो सकती है व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणावेशित हो सकती है। फिर पांच पे बताया कि यदि आवेश स्थिर हो तो अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है एवं पांचवें का पहला कर लेते हैं, इसको पांचवें का दूसरा। यदि एक समान वेग से गतिमान हो तो चुंबकीय क्षेत्र
का निर्माण करता है। और तीसरा, यदि असमान वेग यानी कि त्वरण से गतिमान हो तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करता है। ये हैं आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इनको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया बेटा?
चलिए आगे बढ़िए। अब क्या है, एक नोट, आवेश एक अदिश राशि है इसलिए यह बीजगणितीय योग का पालन करता है। इसलिए यह बीजगणितीय योग का पालन करता है। फिर बात आती है आवेश का मात्रक। तो एमकेएस या एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है कूलाम। ठीक, किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल सी से। और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्ट्रैट कूलाम, या इसी को बोलते हैं ईएसयू, या इसी को बोलते हैं फ्रैंकलिन। क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन। ठीक। और एक कूलाम बराबर होता है 2.99 गुणे 10⁻9 स्टैट कूलाम। क्या होता है? एक कूलाम बराबर 2.99 गुणे 10⁻9 स्टैट कूलाम। जैसे आप जानते हैं कि लंबाई है, तो लंबाई के दो मात्रक, एक मीटर और एक सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो दो पद्धति है, एमकेएस में मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, और एक से दूसरे में जाने के लिए एक सूत्र होता है। जैसे यहाँ किलोग्राम और यहाँ ग्राम, और 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। तो इसी तरह एक कूलाम से आप स्टैट कूलाम यानी कि एमकेएस से सीजीएस मात्रक में पहुंच सकते हैं। समझ रहे हैं? तो आवेश का मात्रक कूलाम एमकेएस में, और स्टैट कूलाम पहले नाम चलता था फ्रैंकलिन, फिर नाम हो गया ईएसयू। ईएसयू मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और फिर उसके बाद अब इस समय नाम जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? स्टैट कूलाम। नोट करें इसको यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। बोर्ड के ऊपर जाला लगा हुआ है, तो चढ़ के उसको कर दीजिए अभी। हाँ ठीक।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है ये? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। या अगर इसी का क्या पढ़ें, दूसरा रूप पढ़ें, अथवा किसी विलगित निकाय का मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव नियत रहता है। इसका मतलब क्या है कि यदि ये कोई विलगित निकाय है और इसके अंदर तीन वस्तुएं रखी हैं, एक का आवेश है +2 कूलाम, एक का आवेश है -3 कूलाम और एक का आवेश है +4 कूलाम, और थोड़ी देर बाद देखा जाए तो ये निकाय कुछ इस तरह दिखाई दे कि ये हो जाए +3 कूलाम, ये हो जाए -2 कूलाम, तो ये कितना होगा? तो पहले का आवेश बराबर बाद का आवेश। पहले का कुल आवेश कितना है? 4 2 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पर आपको आवेश कितना लाना है? कुल +3, तो +3 -2 +1 अपने पास है, +2 कूलाम और रख देंगे तो क्या जाएगा? तो आवेश केवल स्थानांतरित हो रहा है, कुछ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लेकिन जो कुल आवेश है वो क्या है? सदैव नियत है। ये क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। नोट कर लें इसको, फिर आगे बात की जाए।
चलिए नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब है आवेश का क्वांटीकरण। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कह रहा है? किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होता है। यानी कि जो आवेश Q होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा, जहां n बिलोंग करेगा किसको? इंटीजर को। यानी कि n बराबर 0, 1, 2, 3 करते करते चले जाइए। एग्जाम्पल, या तो E, या 2E, या 3E, या 4E, ये सब तो पॉसिबल हैं, लेकिन 1.5E, 2.2E, 3.6E पॉसिबल नहीं है। ये क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि आवेश को अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ले जाना है तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है, न्यूनतम आवेश, उसके गुणे में ही ले जाएंगे। या तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई ले जाएंगे, या दो इलेक्ट्रॉन का आवेश 2E ले जाएंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन का आवेश 3E ले जाएंगे। इसी तरह 1, 2, 3, 4 करते करते कहां तक जाएंगे? Ne तक। तो कुल आवेश कितना है? Ne। लेकिन भिन्न में आवेश नहीं जाएगा। यानी कि 1.5, 2.2, 3.6, 4.4, 5, इस तरह नहीं आवेश जाएगा। नोट करिए इसको, आगे बढ़ें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या कहता है कि यदि दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल नंबर 1 आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो बल है वो अनसमानुपाती है किसके, Q1 Q2 के। फिर नंबर दूसरा, आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो बल है वो 1/r² के क्या है, समानुपाती, r² के व्युत्क्रमानुपाती। और नंबर 3, यह बल दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अब क्या करिए, 1 व 2 को मिलाने पर, 1 व 2 को मिलाने पर जो F है वो समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटे r² के। समानुपाती का चिन्ह अगर हटाएंगे तो एक नियतांक लगाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं K, Q1 Q2 बटे r², जहां K को क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत नियतांक। सीजीएस मात्रक में, सीजीएस मात्रक में K का मान 1 होता है और MKS मात्रक में K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम की
वैद्युतशीलता। फिर बात आती है कि यदि माध्यम निर्वात या वायु हो तो एप्साइलन बदल जाता है किसमें, एप्साइलन नॉट में, जिसका मान 8.85 गुणे 10 की घाते -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और के का मान हो जाएगा 1/4 एप्साइलन नॉट 9 गुणे 10 की घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये है कूलाम के नियम के बारे में बातें, इनको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, वैद्युतशीलता, परमिटिविटी। अगर बल का मान क्या था, के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, अगर यहाँ के का मान रख दें 1/4 पाई एप्साइलन क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, तो यहाँ से पता चलता है कि जो एफ है वो क्या है, एप्साइलन के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं, किसी माध्यम का वह गुण जो उसमें रखे आवेशों के मध्य लगने वाले बल का विरोध करे, वैद्युतशीलता कहलाती है। फिर बात आती है, एक और परिभाषा है आपेक्षिक वैद्युतशीलता। क्या है आपेक्षिक वैद्युतशीलता? रिलेटिव परमिटिविटी, इसको दिखाते हैं किससे, एप्साइलन आर से। और ये क्या है, एप्साइलन बटे एप्साइलन नॉट। यानी कि माध्यम की वैद्युतशीलता एवं निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक, माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को नोट करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कूलाम के नियम का सदिश रूप। चलिए देखते हैं इसको भी। मान लीजिए एक आवेश है यहाँ प्लस Q1 और एक आवेश है यहाँ प्लस Q2। मूल बिंदु से यहाँ का स्थिति सदिश है R1 और यहाँ का स्थिति सदिश है R2। 1 से 2 को मिलाने वाली जो लाइन है, ये यहाँ से तीर ऐसे लगाया, ये यहाँ से ऐसे लगाया और ये ऐसे लगाया, इसको लिखा R12। और अगर यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो हो जाएगा R21। ठीक, ये धनावेश एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। जब प्रतिकर्षित करेगा तो बल लिखेंगे F12। ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो बल लिखेंगे F21। तो पहले तो इस वाले त्रिभुज में लगाओ त्रिभुज नियम सदिशों के योग का, तो ये क्या हो जाएगा R1 प्लस R12 और माइनस का R2 बराबर 0। तो यहाँ से R12 आएगा R2 माइनस R1। अब मान लीजिए बल हम लोग लिखते हैं तो बल कैसे लिखते हैं, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये तो हो गया बल का परिमाण। हमें लिखना है सदिश रूप में, तो हम लिख रहे हैं मान लीजिए F21 को। किसको लिख रहे हैं, F21 को। जब F21 को लिखने जाएंगे तो K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब देखिए R दूरी का वर्ग करना है, तो 1 2 किस दिशा में है, सॉरी 2 1 किस दिशा में है, इधर। तो इधर की तरफ कौन सी दूरी है, ये R12। तो यहाँ किया R12 का स्क्वायर और इस दिशा में स्थिति सदिश, तो R12 का कैप। या सिंस R कैप बराबर होता है R बटे R, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटे R, जो 12 है उसका क्या हो जाएगा क्यूब, और R12 यहाँ क्या लग जाएगा, वेक्टर लग जाएगा। सदिश की जगह, इसकी जगह एकांक सदिश की जगह सदिश बटे सदिश का परिमाण। क्लियर है, ये क्या है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। इसके बाद बात करनी होती है कूलाम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो पहला क्या है कि यह केवल बिंदु आवेशों के लिए ही मान्य है। दूसरा, यदि दोनों आवेश स्थिर हों तो मान्य है।
यदि एक स्थिर हो, एक गतिमान हो तो मान्य है, यदि दोनों गतिशील हों तो अमान्य है। तो क्या है? अमान्य है। ठीक, नोट करें यहां तक। चलिए, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? शुरुआत की आवेश से, फिर आवेश को पढ़ने के बाद आवेश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, फिर आवेश संरक्षण का सिद्धांत, फिर आवेश का क्वांटीकरण, फिर कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के बाद वैद्युतशीलता, फिर कूलाम के नियम का सदिश रूप और कूलाम के नियम की सीमाएं। इतनी बातें हम लोगों ने आज देखी हैं। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी कल।